बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज की जो अहम खबरें पहले वो मैं आपके सामने रखता हूं, फिर उसके साथ साथ उसका तफसील और तज्जिया। इमरान खान के साथ जो अहम मुलाकातें हुई, पैगामात का आपको पता है। अब इमरान खान का बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल है। तहरीक इंसाफ ने क्या अपनी कश्तियाँ जलाई हैं। खान ने तफसील से जो बताया है कि गद्दार कौन है, वजह क्या बनी, हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट अवाम को क्यों पढ़ने के लिए कहा, और आज सोशल मीडिया समेत पूरे पाकिस्तान में इस रिपोर्ट का चर्चा क्यों है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ी, नहीं समझी, उनके लिए इसमें बड़े अहम नुकात हैं। पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को ये समझना बड़ा ज़रूरी है खान को हुक्म क्यों आया, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ जो पैगाम आया, जवाब आया। अब कप्तान के बाद नायब कप्तान शाह महमूद कुरैशी से भी इतना ज़्यादा खौफ क्यों है इन्हें, और अहम कैसी की समात भी शुरू होने जा रही है। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर-ए-आज़म उनका एक ख़त वो भी मंजर आम पर आ चुका है, बड़ा महंगा उन्हें पड़ा, आर्मी चीफ के नाम। सिविलियन मिलिट्री जो इस वक्त मामलात हैं उस पर क्या पेशरफ्त हुई, और मुस्लिम लीग नून के बाद अब पीपल्स पार्टी भी जो इमरान खान की बाकायदा तौर पर मिन्नत तरला कर रही है। बजट से पहले महंगाई का तूफान है, IMF की कुछ मज़ीद कड़ी शराइत भी सामने आ गई, और तहरीक साहब छोड़ कर जाने वाले असद उमर ने अपनी वापसी का दरवाज़ा खोलने के लिए खान से मुलाकात अडियाला जाने पर तैयार। लेकिन सबसे पहले अब पाकिस्तान के लोग तैयार हैं कि फैसला कुन मराहल हैं, तागूत और ताकत के जो बुत हैं वो आपको टूटते नजर आएंगे हकीकत में, क्योंकि बाल के साथ तलवार को बांध के लटकाया गया है। तहरीक इंसाफ की जो नशिस्तें वो भी वापस आएंगी, लेकिन इससे पहले मामलात में सख्ती आएगी, बयानात में तुंदी आएगी, तेज़ी आएगी, लापरवाही और बेपरवाही का जो मुजाहरा वो भी किया जाएगा। लेकिन इंजाम इसका आखिर में वही होना है जो पाकिस्तान की आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक है। और उसकी वजह यह कि अब तक जितने भी इन्होंने मंसूबे बनाए वो अल्लाह की मेहरबानी से खाक में मिल रहे हैं एक एक करके। खान को इन्होंने ख़त्म शुद्ध करने की, सियासी वजूद ख़त्म करने की कोशिश की। आज यूसुफ रज़ा गिलानी चीख के कह रहा है कि हम तो मुज़ाकरात के लिए तैयार बैठे हैं, हमारी बात मानने। वैसे यूसुफ रज़ा गिलानी, नवाज शरीफ, जरदारी को चाहिए कि पूरे सिस्टम समेत खान के पास जाके माफ़ी मांगे कि जिस शख्स ने ज़िंदगी में कोई कानून ना तोड़ा हो, चोरी ना की हो, कोई डाका ना मारा हो, कोई पैसा ना खाया हो, सारी ज़िंदगी 70 साल में अब खान की देखें एक केस भी नहीं है। 71वें साल में 200 केसेस बना दिए। लेकिन दूसरी तरफ अवाम का भी जो मोहब्बत और वो आपको पता जुनून है, जिस तरह वो अवाम खड़ी है इमरान खान के साथ, तो मजबूरी है इनकी मामलात बदलना। जो अली अमीन और मोहसिन नकवी की मुलाकात, फिर आर्मी चीफ से 2 मुलाकातों में मामलात, फिर फजल रहमान की मोहसिन नकवी से मुलाकात, उन सब का लुबे लुबाब जब अली अमीन और गंडापुर जो इमरान खान से मुलाकात में गया, ये पैगामात आपको पता है पैगाम रसां का काम भी करते हैं अडियाला जेल में। तो वहाँ से अब जो पहला बड़ा अहम पैगाम मालिक साफ़ी की तरफ से भी आया जो इस्टेब्लिशमेंट का था कि अब हम बातचीत नहीं करेंगे, दिलचस्पी नहीं है हमारी इसमें। इमरान खान की मकबूलियत जो है वो चाहे 93% हो, 100% हो, इससे हमें कोई गर्ज नहीं, हमें पाकिस्तान की फ़िक्र, हमने पाकिस्तान की बात करनी है। अच्छा, ये इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम था। ये बात दुरुस्त नहीं है कि इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, ये गलत है। परवाह नहीं करते, अगर परवाह ना करते तो सोशल मीडिया पे बोलने वाले लोगों को उठाने की ज़रूरत ना होती। सोशल मीडिया को रोकने के लिए अरबों रुपया ना खर्च किया जाता, अभी 20 अरब का लगाया, फायरवॉल ना बनाते, चीन और ईरान तरबियत के लिए लोगों को ना भेजते। असल हकीकत ये है कि ये खान से डील मांग रहे हैं, बिल्कुल डील मांग रहे हैं खान से। ये गद्दार कौन वाली तारीख जो इमरान खान ने सामने रखी, इनके बयानात भी वही थे। 1971 में हथियार डालने से पहले एक दिन पहले इनके बयानात सुन लें, या इराक की जंग में देख लें, वो अमरीकी फ़ौज 100 मीटर दूर थी और इराकी वज़ीर इत्तलात क्या कहता था, हमें कोई परवाह नहीं अमरीका की। इमरान खान ने जेल से जो पैगाम दिया, गद्दार शेख मुजीब था या जनरल यहया, ये गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटते बांटते अपनी औकात अल्लाह ने इनकी दिखा दी कि झूठे मुकदमात खान पे बना रहे हैं। पंजाब की हुकूमत गद्दारी का जो मुकदमा बना रही है, इमरान खान अब इन्हें सबक सिखा रहा है कि ये रिपोर्ट पढ़ो पाकिस्तान की आवाम को। बड़ा अहम मामला है कि एक तरफ माशरती इलूम है, दूसरी तरफ इमरान खान का दिया वो शऊर है, फ़र्क दोनों में सामने। इन्होंने बात 2014 के धरने की, खान ने 1971 की पूरी तारीख निकाल के सामने रख दी। और हमें तारीख से आवाम को ये सबक सीखना है। पाकिस्तान के लोग इस तारीख को जब तक सही नहीं समझेंगे, ये बार बार अपने आप को दोहराती रहेगी। मशरकी पाकिस्तान के लोगों ने इस तारीख को बदला और बांग्लादेश बनाया। खान ने पाकिस्तान को, ये 53 साल पुरानी पाकिस्तानियों को हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ने को क्यों कहा, और क्यों इसमें पढ़ें कि इसमें आपको अंदाज़ा हो कि किस तरह पाकिस्तान तोड़ा गया, 2 लाख किया गया। तारीख का स्याह तरीन वाक़या, पाकिस्तान का बाजू काटा गया, जिसे ये सकूत ढाका भी कहते हैं। किस तरह गद्दारी की नई दास्तान लिखी गई, जिसे पाकिस्तान की कौम से छुपाया भी गया। ये रिपोर्ट आपको पता है शाया नहीं होने दी गई थी। ये तो भारतीय अखबार है इंडिया टुडे, उसने 2000 में जाके कहीं छापी, 24 साल पहले। लेकिन पाकिस्तान की कौम को नज़दीक से नहीं गुजरने दिया गया, इसको दबा लिया गया। इस रिपोर्ट में शराब थी, औरतें थी और दौलत की हवस उस वक्त की फौजी कमान के हवाले से पूरा जिक्र आता रहा। ये हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एम्बुलेंस, लियाकत अली खान का कत्ल, मुल्क में जो मार्शल लॉ लगाने के वाक़यात, अयूब खान की हुकूमत से लेकर ज़ियाउल हक की हुकूमत और फिर उसकी मौत तक,
بے نظیر بھٹو کا واقعہ، اوجڑی کیمپ، سلالہ کیمپ، ایبٹ آباد آپریشن، اے پی ایس ثانیہ خان کے قاتلانہ حملے 9 مئی، یہ ان سب کی مدر آف آل رپورٹس تھی. یہ اگر پڑھ لیتے تو یہ واقعات نہ ہوتے. مقتول کو اس کے وارثوں اور قتل کی وجہ بھی نہ پتہ لگنی چاہیے اور رونے بھی نہ دیا جائے. یہ رپورٹ ان تمام ذمہ داروں کا تعین کرتی تھی جنہوں نے پاکستان کے ساتھ غداری کی. اس میں آپ کو اگرتلہ سازش کا اگر پتہ کرنا ہے، مشرقی پاکستان کا جو اب بنگلہ دیش ہے، پہلا فوجی حکمران فیلڈ مارشل ایوب خان مشرقی پاکستان کے لوگوں کو جو دیکھنا نہیں چاہتا تھا، یہ اگرتلہ سازش دیکھے سمجھنے کی ضرورت ہے. خان پر آج حیدرآباد کا کیس بالکل وہی واردات ہے، سیم ٹو سیم وہی واردات. ایوب خان 1967 میں مشرقی پاکستان میں آپ کو پتہ ہے یہی واردات کر تھا. انہوں نے وہاں اس کے جہاز کو اڑانے کا ایک منصوبے کی رپورٹ بنا لی. یہ 1971 سے 4 سال پہلے کی بات ہے. ابھی بنگلہ دیش ٹوٹا نہیں تھا. 28 لوگوں کو گرفتار کیا، نیوی کے افسران بھی تھے، اس میں سویلین بھی تھے. الزام یہ لگایا کہ انہوں نے وہاں 2 ہندوستانی افسران سے اگرتلہ کے مقام پر بات چیت کی، ملاقات کی اور اب بنگلہ دیش کو آزاد کرانا چاہتے ہیں. بعد میں شیخ مجیب الرحمان کا نام 12 دن کے بعد مقدمہ درج ہونے کے بعد ڈالا. اچھا مزے کی بات ہے، جب شیخ مجیب پر یہ واقعہ انہوں نے ڈالا تو اس وقت جیل میں موجود تھا. جس طرح خان پر انہوں نے 9 مئی کی گرفتاری خان جیل میں، فالس فلیگ آپریشن اسی پہ ڈال دیا. ایسے ہی واردات ویسے نواز شریف پہ بھی ڈال چکے ہیں. وہ مشرف کا جہاز اڑانے والی، آپ کو پتہ ہوگا. افسوس ہے کہ وہ آج ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور ہر بار کھڑا ہوتا ہے. یہی تو فرق ہے لیڈر اور ڈیلر میں. بہرحال اگرتلہ سازش میں یحییٰ خان کی فرمائش پر ٹریبیونل بھی بنایا گیا. مقدمے کی فائل میں اچھا انٹرسٹنگ بات، ایک شخص کا نام تھا شیخ، انہوں نے اسے شیخ مجیب الرحمان بنا دیا جیسے آج خان کا نام ہے حیدرآباد کیس میں. اور اسی طرح دیکھیں سائفر میں، عدت میں، اور پولیس نے جس طرح وکلا نے، سول سروسز کے افسران نے، یہ سب لوگوں نے اس وقت بھی اس کو سمجھایا شیخ اس کو یحییٰ خان کو کہ شیخ مجیب کے خلاف یہ مت بناؤ خصوصی ٹریبیونل. غصے میں لوگ ڈھاکہ میں پاگل ہوئے تھے، کرفیو تھا بہت بڑے پیمانے پہ فسادات بھی تھے، لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں تھی. اور شیخ مجیب نے جو سیاستدانوں کی گول میں اس کانفرنس میں انہوں نے کہا بلا کے یہاں اس سے معافی منگوائیں غیر مشروط. یہ معاملہ تھا جو عمران خان سے آج کہتے ہیں معافی مانگے. ان مذاکرات میں شرکت کروانے کے لیے انہوں نے کہا معافی مانگے. شیخ مجیب نے 6 اہم نکات رکھ دیے. وہ اس وقت پورے پاکستان کا ہیرو بن کے تھا، تو اس کی تاجروں کے ساتھ، طلباء کے ساتھ، وکلا کے ساتھ سب کی سب حمایت اور محبت تھی جیسے آج خان کی. ادھر ایوب خان اور یہ یحییٰ خان یہ اپنی ضد پہ اڑے ہوئے تھے کہ جی ہمیں اس کی شیخ مجیب کی مقبولیت سے کوئی غرض نہیں ہے. اور یہ جسٹس منیر کی مدد سے توڑ رہے تھے پاکستان کو 1971 میں، جس طرح انہوں نے پاکستانیوں کو لاپتہ کر کے سرچ لائٹ آپریشن شروع کیا. گرفتاریاں شیخ مجیب کی پہلے کیں، پھر شیخ مجیب کے ساتھیوں کی کیں، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ 3 مہینے پہلے یحییٰ خان نے جو مارشل لا لگایا اس سے شیخ مجیب 300 میں سے 160 نشستیں جیت چکا تھا. پیپلز پارٹی کے پاس صرف 81 نشستیں تھیں ذوالفقار علی بھٹو کی. ساری حکومت شیخ مجیب کے پاس جانی تھی. انہوں نے گرفتاری کر لی، قتل کا ارادہ بھی بنا لیا، اور انہوں نے سوچا کہ الزام ہم بنگالی انتہا پسندوں پہ لگا دیں گے. اس کے 9 مہینے کے بعد شیخ مجیب کو پنجاب کی کبھی ایک جیل، کبھی دوسری جیل، کبھی تیسری جیل، کیسز پہ کیسز، اور یہ جتنی شدت سے اس کو دبا رہے تھے آزادی کی تحریک اتنی شدت سے ابھر رہی تھی. بالآخر 16 دسمبر کو انہیں ہتھیار ڈالنے پڑے. 8 جنوری کو شیخ مجیب کو رہا کرنا پڑا. اور شیخ مجیب، اسے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ بنگلہ دیش میں کیا کیا ہو رہا ہے. برطانوی جہاز میں بیٹھ کے پہلے برطانیہ پہنچا اور فاتحانہ انداز میں ذوالفقار علی بھٹو نے ہاتھ اٹھایا، پھر مشرقی پاکستان گیا، اور وہ جو استقبال اس کا ہوا وہ شاید ہی کسی رہنما کا اس وقت ہو جو اب خان کا انشاءاللہ اس سے بھی بڑا ہونا ہے. یاد رکھیے گا میری بات. 1971 میں 30 لاکھ بنگالیوں کو اس خانہ جنگی دوران قتل ہو. یہ خود شیخ مجیب کی طرف سے الزام ہے. بہرحال برطانوی اور روس کے جو صحافی ہیں وہ کہتے ہیں 30 لاکھ نہیں 3 لاکھ تھے. پاپولیشن سینٹر اور میڈیکل جرنل بہت ساری جو اخبارات ہیں انہوں نے کہا جی 5 لاکھ ہیں یا 10 لاکھ ہیں. تو اب یہ 5 لاکھ تھے، 10 لاکھ تھے، 30 لاکھ تھے بنگلہ دیش کے لوگ، مشرقی پاکستان کے لوگ. قتل عام ہوا، جو خواتین کے ساتھ ہوا وہ دنیا کی بدنما تاریخ پاکستان کی بنی. اب ان کو پاکستان کے بچوں کو اب دیکھیں اتنا ہی پتہ ہے اس معلومات کا جتنا انہیں مونجو دوڑو یا ہڑپا کا پتہ ہے، یا جتنا اسکولوں میں ہمیں مطالعہ پاکستان پڑھاتے رہے ہم تو وہی مانتے رہے کہ شیخ مجیب غدار ہے. جبکہ یحییٰ خان، ذوالفقار علی بھٹو اور ان کے جو فوجی ایکشن اور مظالم کا ذکر وہ کاٹ ہی جاتے تھے بیچ میں سے پورے سرے سے. جیسے خان کا نام آپ کو پتہ ہے آج کل اردو کی کتابوں سے، مطالعہ پاکستان کتابوں سے وزیر اعظم کے طور پہ کاٹا جا رہا ہے. بنگالی فاطمہ جناح کے ساتھ کھڑے تھے، ایوب خان برداشت نہیں کرتا تھا. حسین شہید سہروردی وہ قائد اعظم کے ساتھ کھڑے تھے، شیخ مجیب قائد اعظم کے ساتھ کھڑا تھا، یہ لوگ برداشت نہیں کرتے تھے. اور شیخ مجیب کے 7 مارچ 1971 سے پہلے تک کی کسی تقریر میں بنگلہ دیش کی علیحدگی کبھی بات نہیں آئی. اور یہ جو سیاسی جماعتیں تھیں پاکستان کے اندر وہ بھی کہتی تھی منتقل کریں، جیسے آج یہ خان سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. آج جو خان بار بار آپ کو ان ذمہ داروں کا مشرقی پاکستان کو الگ کرنے کی بات کرتا ہے، شیخ مجیب کے مینڈیٹ کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، مقبولیت کو تسلیم نہیں کیا. اور کرنے والے 6 جرنیل، حمود الرحمان کمیشن رپورٹ آئی، جنرل یحییٰ خان تھا اس میں، جنرل عبدالحمید تھا،
जनरल SGMM पिरज़ादा, मेजर जनरल उमर और लेफ्टिनेंट जनरल गुल हसन और मेजर जनरल मिठा साहब। ये 6 लोग थे रिपोर्ट में। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का किरदार भी था, इधर तुम इधर हम वाला। और जब मार्शल लॉ का नफाज हुआ तो उसके बाद इन्होंने जनरल फरमान अली का भी किरदार सामने आया, लेकिन किसी पर कोई कार्रवाई की जिम्मेदारी नहीं डालेगी। मेजर जनरल रहीम, आपको पता है, जवानों को मैदान जंग में छोड़कर भाग गया। मेजर जनरल बाकर सिद्दीकी, जिसने हथियार डालने की इजाज़त मांगी, और जनरल लियाजी, जो दिफा नहीं कर सके। सारे के सारे शेख मुजीब और बंगालियों पर अपना जोर निकालते रहे, मशरकी पाकिस्तान के। और बांग्लादेश की हालत देखें, 112 अरब डॉलर के ख़जाने में पड़ा। और यहाँ 9 मई के तराने, नगमे, मेडल, आज़ाद होने वालों को पता, इन जो वो ख्वाजा सराओं की आजकल लिस्टें आपको नज़र आएंगी, कुछ है ही नहीं पीछे। इमरान खान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इन्होंने जेलों में डाली, इंतखाबी निशान छीना, इलेक्शन नहीं लड़ने दिया। वो फिर भी 2/3 अक्सरियत लेके चारों असम्बलियों में पहुंचे हुए हैं। 384 नशस्तें तहरीक इंसाफ की छीनी है उन्होंने। हैदराबाद के साइफर, इद्दत, तोशा खान, अलकादर, 190 मिलियन, 9 मई, 200 से ज़ायद केसेस। शेख मुजीब की तरह खान इन्हें बार बार समझा रहा है, लेकिन ये ताकत के नशे में बदमस्त घोड़े पे चढ़े हुए हैं। खान इसीलिए पाकिस्तान की कौम को बार बार कह रहा है रिपोर्ट पढ़ें और समझने की कोशिश करें। पाकिस्तान के हालात बाखुदा इस वक्त मशरकी पाकिस्तान जो 1971 से मुख्तलिफ बिल्कुल नहीं है। फ़र्क सिर्फ ये है कि आज आवाम को सब कुछ पता है जो उस वक्त उन्हें 1971 में पता नहीं था। वो मालूमात, वो ज़राए मौजूद नहीं थे। आज सब कुछ मौजूद है। और उसका सबूत आप देखें, इस मुल्क के हर तबके को इमरान खान के इन्होंने खिलाफ किया, हर तरह का केस बनाया, लेकिन जुल्म के खिलाफ चाहे जजेस थे वो खड़े हुए, असातिज़ा खड़े हुए, सरकारी मुलाजमीन खड़े हुए, सहाफ़ी खड़े हुए, सियासतदान, बिजनेसमैन, मलिक रियाज जैसे लोग खान के लिए खड़े हो गए। तो इनकी बादशाहत इस वक्त वाकई बड़ी कमज़ोर हो चुकी है। जो तब्दीलियाँ आपको नज़र आ रही हैं, ये सिर्फ इन्हें डर है कि अंदर से ही की तख्ता ना उलट जाए। अंदर से इस डर और खौफ की वजह से जो आपको रंग बिरंगी तब्दीलियाँ भी नज़र आती है प्रमोशनों के नाम पर। शाह महमूद कुरैशी को भी इन्होंने 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार किया, 8 केसेस डाल दिए ऊपर, क्योंकि इन्हें पता है साइफर उड़ने वाला है। लाहौर की पुलिस अडयाला उठाने चली गई पकड़ने साइफर में। पहले उनकी रिहा हुई तो 3 MPO में अरेस्ट किया। आज 1 साल 17 दिन बाद इन्हें याद आ गया जी गिरफ्तारी 8 और मुकदमों में डाल दो। तहरीक इंसाफ अपने केसेस तो लड़ लिए। उनके इलेक्शन ट्रिब्यूनल में भी जस्टिस वकार अहमद है, उनकी 6 दरख्वास्तें वहाँ तैमूर झगड़ा की हैं, 3 आज इस्लामाबाद के हल्कों की लगी हुई हैं। आज वो जहांगीरी साहब सुनेंगे। साइफर के केस की कल धज्जियाँ इंशाल्लाह उड़ जाएंगी। इद्दत का निकाह जो 28 को है, 29 की अदालत में मोहसिन अख्तर कियानी ने वो शायर का केस अहमद फराद का ISA के जो सेक्टर कमांडर जिसमें बुलाए हुए हैं सबको, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही जस्टिस बाबर सत्तार ऑडियो लीक्स का मामला है वो सुनेंगे। वो शायद मेरे ख्याल में मुलतवी भी हो गया अब 6 जून तक। अब इसी तरह बाकी सबकी हाजिरियाँ भी हैं। और 30 को खान सुप्रीम कोर्ट में ललकारेगा, अगर इनकी इतनी जुर्रत हुई, अगर ये बर्दाश्त कर सके। अभी तो तहरीक इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर जो हमला हुआ, आप देखें उसमें CDA के जो एहलकार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का भी केस तहरीक इंसाफ ने डाला हुआ है। इनके पास अब कुछ बचा नहीं है असल में। ये गोलियां देने, जो CPEC, सोने की चिड़िया, गेम चेंजर, सऊदी अरब अमारात, दुनिया भर से सरमायाकारी, गेम चेंजर, किस्मत बदल जाएगी, शबाना रोज़ में, ये SIFC अब बहुत बड़ी गेम चेंजर। हालांकि सारा सबूत इनके मिफ्ता इस्माइल से की बातें सुने, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना, जितने इनके मशीर ख़ज़ाना हैं, उन सब लोगों से पूछें आप, जो लोग इकानमी को जानते हैं। शबर जैदी से पूछे। और सऊदी अरब तो खुद इस वक्त कुवैत और बहरीन से पैसे मांग रहे हैं, उन्होंने क्या देना है इनको? उनके अपने प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो रहे, ऊपर से महंगाई का जो अजाब अवाम पर ये डाल रहे हैं। ये जो गर्मियाँ आते ही आपको पता है अभी 1 महीने में 2-2, 3-3 दफ़ा बिजली के बिल बढ़ रहे हैं। बाकी अभी जो पेट्रोल की कीमतों का भी झटका लगेगा वो ज़रा सुनिएगा। और जो IMF ने टारगेट रख दिए हैं कि ये बड़े बड़े टारगेट अचीव करो, कर्जा चाहिए, बाकायदा बजट तो वो बना रहे हैं। ये तमाम वज़राए ख़ज़ाना, मशीर ख़ज़ाना, इन सब लोगों से पूछें बैठ के क्या हो कह रहा है। नामुमकिन है, वो कहते हैं कि तरक्की का हर रास्ता खान के अडयाला जेल के पास जाकर रुकता है और वहीं से दोबारा शुरू होता है। वजह यही है कि तहरीक इंसाफ छोड़ कर जाने वाले भी उसी रास्ते पर चलना चाहते हैं। असद उमर की बातें सुने आप, क्या खान से मिलने जाऊँगा। सबको लगता है खान के पास जाकर इनके तमाम मामला 9 मई वाले हो जाएंगे। हालांकि मेरा नहीं ख्याल कि जो छोड़ के गए हैं वो दोबारा खान उनको उस तरह दोबारा उस लेवल पर लेके जाएगा जिस पर पहले थे, क्योंकि इनको छोड़ने से बड़ा नुकसान। उनकी आखिरी मुलाकातें देखें आप। इसके अलावा भी वो सरदार लियाज साहब का जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म, उनका भी एक खत है आर्मी चीफ के नाम उन्होंने लिखा। अभी वो गोरख धंधा के नाम से एक नौजवान सहाफ़ी प्रोग्राम करते हैं, उनका नाम मेरे ज़हन में नहीं अभी आ रहा माज़रत के साथ, लेकिन उन्होंने बड़ी खबर भी ब्रेक की थी कल कि सरदार लियाज साहब का जो खत है वो आर्मी चीफ के नाम था। उसके बाद उनके ऊपर केसेस डाले गए और इनके बकौल वो सरदार साहब जो है वो खान के बड़े हमायती, लेकिन मेरे ख्याल में सबसे पहला जो डेंट खान को डाला था वो सरदार लियाज साहब ने डाला था। वजह कुछ भी थी, कारोबार था। देखें आज भी तो पकड़े गए हैं 2 साल बाद। अगर उस वक्त खान के साथ खड़े होते, कारोबार जाता। देखें 1.5 अरब डॉलर
لگا کے ملک ریاض کو وہ عزت نہیں ملی جتنی آج وہ خان کے ساتھ کھڑا ہوا اس کو وہ مل گئی عزت. کتنی دہائیوں سے وہ لگا ہوا اس کاروبار میں. آج جو پاکستان کی امام ملک, اسی طرح کا سردار الیاس جن کا سنٹورس شاپنگ سینٹر بھی ہے, بڑے امیر و کبیر پہاڑیوں پہ گھر, یہ وہ دوسرا, اگر یہ اس وقت خان کے مخالف نہ چلتا ہے, ان کی آپ کو یاد ہوگا پہلی پریس کانفرنس, مجھے کل کی طرح یاد ہے, اگر یہ نہ کرتے وہ پریس کانفرنس اور کھڑے ہوتے تو آج ان کا بھی نام. اب یہ بے شک خط لکھے آرمی چیف کو یا چاہے لکھیں جس کو مرضی, مین چیز اب ختم ہو گیا, اب وہ معاملہ نہیں رہا. پاکستان کے لوگ ان چیزوں کو, یہ تمام معاملات کو دیکھ رہے ہیں بڑے کلوزلی, اور عوام کا یہ صبر کا جو دامن ہے وہ بھی آہستہ آہستہ سلپ ہوتا جا رہا ہے. لیکن ابھی جو تحریک انصاف کے احتجاج کے معاملے پہ دیکھیں, بھی بہت ساری اسٹریٹجیاں انہوں نے کمزور پیچھے ہٹے ہیں تھوڑے سے, اس میں کوئی شک نہیں. اور خان نے شاید خود حکمت عملی سے روکا ہوا ہے کہ ابھی ایک دفعہ اکٹھے ہو کے اس لاوے کو پکنے دو. آج عارف علوی کی اگر آپ باتیں سنیں, جس طرح اس نے اتنی خطرناک باتیں کی اور کھل کے بتایا, اور یہی سارے معاملات آپ کو تمام آپ دیکھ لیں, کوئی دنیا کا آپ کو دانشور دیکھ لیں جو آپ کو پاکستان کے حالات پہ اس طرح کی تشویش سے آپ کو کوئی بھی نہیں کہے گا سب اچھا کی رپورٹ, یہ چاہے آسمان پہ چاند پہ بھیجیں یا سورج پہ بھیجیں اپنے وہ چھوٹے موٹے راکٹ شاکٹ, لیکن فائدہ اس کا کوئی نہیں, کیونکہ نیچے روٹی کوئی نہیں ہے, سب سے بڑا مسئلہ ہے, اور معیشت ان کوئی گھٹنوں پہ لے کے آئیے. اپنا خیال رکھیں, اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.